हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मैंने और वीडियो बना रखी है पहले से ही। आपने अगर वो नहीं देखी है तो देख लेना और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा बहुत हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। पर ये मेनली इन्फेंट्स के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। पहला तो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्या होता है इन्फेंट्स के अंदर। फिर हेल्थ प्रमोशन इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग ये समझेंगे। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को समझेंगे। फिर इम्यूनाइजेशन और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी हम लोग समझेंगे। देन इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, ये कैसे कराया जाता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग ये इससे कराया जाता है, इसको समझेंगे। और फिर लास्ट में कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ग्रोथ का मेनली मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के पार्ट का साइज बढ़ना, बॉडी का वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, इसे हम मेनली ग्रोथ बोलते हैं। जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो ग्रोथ होता है। और जो भी हमारे डेवलपमेंटल यानी डेवलपमेंट होता है वो मेंटल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि कोई नई स्किल्स को सीखना, कोई नए फंक्शन को परफॉर्म करना, ये हमारा डेवलपमेंट के अंदर आएगा। अब क्या होता है, ग्रोथ का पैटर्न फिक्स्ड होता है, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल्स के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अब इन्फेंट पीरियड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट पढ़ने वाले हैं। तो इन्फेंट होते क्या हैं, वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम होती है, ठीक है, 1 ईयर से कम होती है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है तो मैं क्लियर करता हूँ। 0 से लेके 28 डेज तक क्या होता है, बच्चा नियोनेट होता है। फिर उसके बाद अब ये 29th डे से लेके 1 ईयर तक उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर 1 से 3 ईयर्स तक टॉडलर, 3 to 6 ईयर्स तक है अगर बच्चा तो उसे हम बोलेंगे प्री स्कूलर। 6 to 12 ईयर्स पर हम बोलेंगे बच्चे को स्कूल एज। फिर अब 12 अबव, 18 से कम है बच्चा तो उसे हम बोलेंगे एडोलसेंस। और फिर 18 प्लस क्या हो जाते हैं, एडल्ट्स, ठीक है। तो ये है पूरा कि कब कौन से पीरियड में क्या बोलते हैं बच्चे को। तो आप यहाँ से क्लियरिटी रखना, ठीक है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट फिर अब ग्रोथ माइलस्टोन्स। ग्रोथ माइलस्टोन्स हमने पढ़ा था। वेट एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चों का क्या रहता है एट बर्थ। एट बर्थ होता है लगभग 3 kg। ठीक है। फिर ये वेट क्या होता है, डबल हो जाता है अराउंड 5 to 6 months, 5 से 6 मंथ तक डबल हो जाता है। ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर पर। फिर 4 टाइम्स हो जाएगा 2 ईयर्स पे, ऐसे करके रहता है, ठीक है। 4 टाइम्स हो जाता है 2 ईयर्स पर। नेक्स्ट फिर हाइट। हाइट कितनी होती है न्यूबॉर्न की, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अराउंड 45 to 50 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, 50% इंक्रीज हो जाता है 1 साल पे, यानी कि अब हाइट कितनी हो जाएगी, तो 75 सेंटीमीटर अराउंड, ठीक है। ये क्या है, हर बच्चे के लिए कॉमन नहीं होता है, मैंने बस बताया आपको पिछली वीडियो के अंदर भी। ये सारा जो डेटा होता है वो हम एक ऑन एन एवरेज
जो मेजर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के अंदर जो देखा जाता है उस पे हम ये थ्योरी बेस्ड होती है, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हर बच्चे का इतना ही इंक्रीज होगा हाइट वेट, ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो हेड सरकमफ्रेंस एट बर्थ कितना होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, इंक्रीज होता है रैपिडली इन फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद कम हो जाता है, ठीक है। ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है यहाँ पे, इसलिए इंक्रीज होता है। 1 ईयर पे एक और इवेंट होता है कि हेड सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता है चेस्ट सरकमफ्रेंस पे। तो इतना ही हम ग्रोथ माइलस्टोन्स को रखते हैं यहाँ पे, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है। और जो चीजें थी जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। आज हम मेनली फोकस करेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या होता है, इसमें ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने शायद बता रखा है। ग्रॉस मोटर क्या होता है, जो लार्ज मसल्स होती हैं उनके थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ एज मतलब एज के हिसाब से क्या क्या बच्चे को परफॉर्म करनी चाहिए एक्टिविटीज वो होता है। तो याद रखना आप लोग, एग्जाम में डायरेक्टली 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। या फिर ऐसे थ्योरी में भी पूछ सकता है आपको, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ टॉडलर या इन्फेंट करके। 3 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा नेक या हेड होल्डिंग करने लगता है। 6 मंथ पर बच्चा सपोर्ट के साथ बैठता है। 8 मंथ पे बच्चा बिना सपोर्ट के साथ बैठता है। 9 मंथ पे क्या है, बच्चा सपोर्ट के साथ खड़ा होता है, जिससे नहीं बेड वेट का साइड पकड़ के खड़े हो जाते हैं बच्चे और क्रॉल करते हैं, यानी कि बेके बेके चलते हैं, ठीक है। 11 मंथ्स पे क्या होता है, बच्चा बिना सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाता है, बट चलता है सपोर्ट के साथ में। बच्चे को वॉकर में रख दो तो वो भागेगा। 14 मंथ में क्या होता है, बच्चा बिना सपोर्ट के साथ चलता है। 14 मंथ तो हमारा टॉडलर में आ गया, बट इसको मैंने यहाँ पे ही इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे तो 12 मंथ तक का ही बताना था मुझको। नेक्स्ट पे फाइन मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या क्या होगा। 3 मंथ्स पे क्या होगा, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स यानी कि अगर बच्चे की पाम पे या उसके सोल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो रिफ्लेक्स जो होगा 3 से 4 मंथ की एज में चला जाता है। 5 मंथ से क्या होता है, बाई डेक्स्ट्रस रीच होता है। बाई डेक्स्ट्रस रीच यानी कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा विथ बोथ हैंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, कैच करेगा विथ बोथ हैंड। ठीक है। नेक्स्ट फिर है 6 मंथ पे क्या होगा, यूनिडेक्स्ट्रस रीच। यूनिडेक्स्ट्रस रीच यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को कैच करेगा विथ सिंगल हैंड, विथ 1 हैंड। नेक्स्ट है फिर 9 मंथ्स पे। 9 मंथ्स पे पिंसर ग्रास्पिंग स्टार्ट हो जाएगा। पिंसर ग्रास्पिंग याद रखना आप लोग, ये क्या होता है, मैच्योर होता है 1 ईयर पर, बट 9 मंथ्स पे स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पिंसर ग्रास्पिंग यानी कि पेन पेंसिल आप जैसे पकड़ते हो अपनी थंब और फिंगर्स के बीच में, तो वो स्टार्ट कर देगा पेंसिल होल्डिंग, ठीक है। ये शुरू कर देगा बच्चा। 1 साल पे क्या होगा, बच्चा थ्रोइंग स्टार्ट कर देगा। थ्रोइंग यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा शैतान हो जाएगा, सब चीजों को फेंकेगा इधर उधर। आपने देखा होगा बच्चे फोन वोन फेंक देते हैं उठा के, तो ये होता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन्फेंट्स की, वो आपको याद रखना है। करीब 110 से 120 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, यानी कि पर केजी। अगर मान लो यहाँ पे बच्चे का वेट है 4 केजी, ठीक है। अगर बच्चे का 4 केजी वेट है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, अगर हम 120 मान के चलते हैं तो वो 480 किलो कैलोरी पर डे, ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वेट के हिसाब से। नेक्स्ट फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, 1 महीने की एज पे क्या होता है, बच्चा कोई अगर साउंड उसके आसपास होता है तो उसकी तरफ देखने लग जाएगा, साउंड की तरफ वो अपने सर को घुमा लेगा। 3 महीने पे क्या होगा, बच्चा कूइंग साउंड निकालेगा। 6 मंथ पे क्या होगा, बच्चा इमिटेट साउंड, वो अजीब अजीब साउंड निकालेगा, चिल्लाएगा।
8 मंथ की एज पे क्या होता है, बच्चे मोनोसिलेबल वर्ड्स बोलने लगते हैं। मोनोसिलेबल जैसे कि माँ, बा, पा, ऐसे करके वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। अब 9 मंथ्स पे क्या होता है, इन्हीं वर्ड्स को वो 2-2 बार रिपीट करते हैं। 22 लेबल वर्ड यानी कि मामा, बाबा, पापा ऐसे करके बच्चे बोलने लगते हैं 9 मंथ की एज पे। फिर 1 ईयर पे क्या होता है, बच्चे 1 या 2 वर्ड बोलने लगते हैं विथ मीनिंग, उसकी मीनिंग के साथ में बच्चे बोलना सीख जाते हैं। अब सोशल माइलस्टोन आप याद रखना, इसमें से ज्यादातर सोशल स्माइल पूछा जाता है। तो सोशल स्माइल कितने मंथ पे बच्चा पास करने लगा है, 2 मंथ्स पे या 8 वीक्स भी आप याद रख लेना, ठीक है। 3 मंथ्स पे क्या होगा, बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाएगा। 6 मंथ पे क्या होगा, स्माइल एट मिरर इमेजेस, प्रेजेंट एंजाइटी टू स्ट्रेंजर्स। 6 महीने पे वो अपनी जो मिरर इमेज होगी उसको देख के स्माइल करेगा, और जो दूसरे लोग होंगे उनको देख के उसको एंजाइटी होने लगेगी, रोने लगेगा, बच्चा भागने लगा होगा, देखा होगा आपने ऐसे बच्चों को। 9 मंथ की एज पे क्या होता है, बच्चे हाथ को हिलाने लग जाते हैं, हाय बाय बोलने लग जाते हैं, बोलते नहीं मतलब बस वेव करते हैं, ठीक है। 9 फिर 1 ईयर पे क्या होता है, बच्चे वेव हैंड टू से यस और नो, ओके। ये याद रखना आप लोग, 9 मंथ्स पे क्या होता है, बच्चे हाथ वेव करते हैं हाय बाय बोलने के लिए। 1 ईयर पे क्या करते हैं, यस नो बोलने लगते हैं थ्रू वेविंग हैंड्स। नेक्स्ट फिर है हेल्थ प्रमोशन इन इन्फेंट्स। अब इन्फेंट्स के अंदर हेल्थ प्रमोट कैसे किया जा सकता है, रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाए, उनके जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, मैंने ये बता रखा है आपको पिछली लेक्चर में, मेजरमेंट्स को चेक करते रहना चाहिए, उनके हाइट, वेट, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस की उनके अंदर कोई डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 6 मंथ के लिए, जिससे क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो बच्चों को मिलता है। सेफ स्लीपिंग प्रैक्टिस, बच्चे को क्या करना है, सेफ मतलब स्लीपिंग प्रैक्टिस का मतलब कि बच्चे क्या होता है, कई बार अब बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो वो चलेगा इधर उधर पलटेगा, तो वो सोते सोते बेड से नीचे ना गिर जाए, उसको आपको प्रिवेंट करना है। हाइजीन और इन्फेक्शन का प्रिवेंशन करना है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना है। प्ले थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, बच्चे को छोटी छोटी चीजें खेलना उलना सिखाने लगना है, स्टिमुलेट करना है बच्चे को। पेरेंटल एजुकेशन, अब क्या करना है, हेल्थ प्रमोशन करना है अगर बच्चे के अंदर, तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे फीडिंग कराना है, न्यूट्रिशन क्या क्या बच्चे को रिक्वायरमेंट है, क्या क्या देना है, इम्यूनाइजेशन कब कब कराना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम बच्चे को बताएं, बच्चे के पेरेंट्स को बताएंगे, हाइजीन के बारे में बताएंगे। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाएंगे बच्चे का। हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लास्ट में इस वीडियो के देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग बेबी विथ मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट, ठीक है, ये पता है आपको। इट इज ऑप्टिमल एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स। ये क्या होता है, सबसे बेस्ट और सबसे नेचुरल फॉर्म है न्यूट्रिशन का बच्चे के लिए, इन्फेंट्स के लिए, स्पेशली इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। कहते हैं ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 6 मंथ के लिए, ऐसा क्यों कहते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी समझते हैं हम। अब बच्चे के लिए सबसे पहले समझते हैं, फिर माँ के लिए भी समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर अच्छे से कराई जाती है तो उससे क्या होता है, प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स इन आइडियल पोर्शन। ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, सारे ही जितने न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए वो सारे ही प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि कोलोस्ट्रम एक मिल्क का टाइप है, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे कि डायरिया, निमोनिया, न्यूनेटल सेप्सिस से। सपोर्ट्स ऑप्टिमल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट ड्यू टू DHA एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है, कुछ फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रोथ और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। प्रमोट्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड बॉन्डिंग इन विथ मदर। अब क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है मदर से, तो उससे इमोशनल बॉन्डिंग भी बन जाती है माँ और बच्चे के बीच में।
रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज लेटर इन द लाइफ। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, एलर्जी, इन सब से प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है फिर अब बेनिफिट्स हम देखते हैं क्या होता है मदर के लिए। ये प्रमोट करता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन। यूटेराइन इन्वोल्यूशन का मतलब होता है जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट होती है यूट्रस की, वहां पे जाने के लिए प्रमोट करता है। यूट्रस जल्दी से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। पोस्टपार्टम हेमरेज आपने पढ़ा होगा, पीपीएच, ठीक है, उससे प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज में एड पोस्टपार्टम वेट लॉस, ठीक है। इससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको ये कम करता है, वेट लॉस करने में हेल्प करता है, बॉडी फिगर मेंटेन होता है, ठीक है। डिले रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशनल एमन्योरिया, ठीक है। ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिले करता है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई मदर कराती है तो उसके अंदर लैक्टेशनल एमन्यूरिया हो जाता है अराउंड 6 मंथ के लिए, जो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है, ठीक है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन डिले होता है। लोअर लॉन्गर टर्म रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। स्ट्रेंथन इमोशनल बॉन्डिंग, रिड्यूस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है। पहला होता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो कि पहले 3 दिन या पहले 5 दिन तक निकलता है बर्थ के बाद में। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, येलो कलर का मिल्क होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज और प्रोटीन हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। एक्ट एज बेबीज फर्स्ट वैक्सीन, ये क्या है, एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं तो नेचुरल एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को। कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो IgA प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना। हेल्प्स क्लियर मिकोनियम एंड सपोर्ट गट मैच्योरेशन, इससे क्या होता है मिकोनियम क्लियर करने में हेल्प करता है और गट को मैच्योर बनाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, 6 दिन से लेके यानी कि पहले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ये रिलीज होता है, ठीक है। यानी कि पहला हफ्ता क्या होता है कोलोस्ट्रम, दूसरे हफ्ते में ट्रांजिशनल मिल्क। ग्रेजुअली रिप्लेस बाय कोलोस्ट्रम, क्या होता है कोलोस्ट्रम से रिप्लेस होता है, ट्रांजिशनल मिल्क बनता है। ये इसके अंदर फैट, लैक्टोज और प्रोटीन कम मात्रा में रहता है। हाई फैट रहता है, लैक्टोज रहता है, बट प्रोटीन कम रहता है। फिर होता है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क 2 हफ्ते बाद डिलीवरी के रिलीज होने लग जाता है। ये थिन वाटरी होता है, सुटेबल फॉर डेली न्यूट्रिशन। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो फोर मिल्क यानी कि जो पहले निकलता है मिल्क, और एक हाइंड मिल्क होता है, ठीक है। पहले जो मिल्क निकलता है वो पतला होता है, वाटरी होता है और ये बच्चे के प्यास को बुझाता है। हिंड मिल्क क्या होता है, हाइंड मिल्क क्या होता है, ये फैट में, इसमें फैट ज़्यादा होता है और ये बच्चे का क्या करता है, जो उसकी भूख होती है उसको सेटिस्फाई करता है और ग्रोथ में सपोर्ट करता है। रिफ्लेक्सेस, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कौन कौन से रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स का होता है जब बच्चे का अगर हम लोग टच करते हैं, मान लो बच्चे के चीक पर टच करा हमने, जिस भी साइड किया तो बच्चा उस साइड अपने फेस को घुमा लेता है और वहाँ पे सकिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले रिफ्लेक्स ये मदर छुएगी बच्चे का चीक तो वो उधर साइड घूम जाएगा और सकिंग फिर स्टार्ट कर देगा सकिंग रिफ्लेक्स के थ्रू, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, अपने मुंह के अंदर निपल रखेगा और उसे सक करना शुरू करेगा, जिससे कि स्टिमुलेट होगा मिल्क फ्लो। अब क्या है, मिल्क सिंथेसिस होगा। मिल्क सिंथेसिस और तेजी से हो तो रहा होता है, बट जब बच्चा सक करना शुरू करता है तब मिल्क सिंथेसिस और तेज हो जाता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसे मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में, और मिल्क इजेक्शन में कौन सा हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। ये याद रखना आप लोग, मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन रिफ्लेक्स में
ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है और मिल्क के प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर सॉलोइंग रिफ्लेक्स। अब बच्चा क्या करेगा, इसको जो मिल्क होगा उसे सॉलो कर लेगा, अपने स्टमक पे उसके चला जाएगा। हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट फिर है अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे के लिए क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब होता है, जब बच्चे को गैलेक्टोसीमिया हो, यानी कि गैलेक्टोस जब उस बच्चे का नहीं डाइजेस्ट हो रहा हो तब। अगर बच्चे को गैलेक्टोसीमिया है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, तब ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब मैटरनल कंडीशंस की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर माँ को एक्टिव अनट्रीटेड टीबी है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है जो कि एक्टिव है, तब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी होती है। या फिर एचआईवी इन्फेक्शन है तो नहीं कराना है। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 या टाइप 2 से अगर इन्फेक्शन है तो नहीं कराना है। अब टेम्पोरेरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं कुछ, मान लो अगर माँ कीमोथेरेपी करा रही है तो उसके पहले और बाद में थोड़ा नहीं कराना होता है। रेडियोथेरेपी या सब्सटेंस अब्यूज कर रही है तब नहीं कराना है। कुछ ड्रग्स, स्पेशल ड्रग्स जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक या एंटी थायराइड ड्रग्स का अगर यूज कर रही है मदर, उसको ले रही है, तब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। ये टेम्पोरेरी है, अगर ये चीजें बंद कर देते हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती है। अब फिर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या होता, 1991 में WHO और यूनिसेफ के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या था, 10 स्टेप्स थे या 10 टर्म्स एंड कंडीशन थी, ऐसे आप समझ सकते हो। इसके अंदर 10 टर्म्स एंड कंडीशन थी। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट इस 10 कंडीशन को फॉलो करता था तो उस हॉस्पिटल को बोला जाता था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या इसकी कंडीशंस थी। पहला, एवरी इंस्टीट्यूट शुड हैव रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, यानी कि हर इंस्टीट्यूट जो कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के थ्रू एफिलिएट है, उसके अंदर क्या हो, एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटन में होनी चाहिए। अपने उसको स्टाफ को ट्रेन करना है ताकि वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकें। इन्फॉर्म करना है ऑल प्रेग्नेंट मदर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हमें बताना है प्रेग्नेंट मदर्स को। हेल्प करना है मदर को टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विथ इन एन आवर ऑफ डिलीवरी, विथ इन एन हाफ आवर ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 30 मिनट्स बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है अगर डिलीवरी नॉर्मल है। सिजेरियन या जो एबनॉर्मल डिलीवरीज होते हैं उसमें अलग कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, बाद में थोड़ा सा लेट कराया जाता है। एक्सप्लेन द बेस्ट टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, 5th पॉइंट है हमारा, एक्सप्लेन करना है द बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। नो फूड्स ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को क्या करना है, कोई भी फूड ड्रिंक नहीं देना है ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। इनकरेज करना है प्रैक्टिस को, रूमिंग को प्रैक्टिस करना है। इनकरेज करना है ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, ये नहीं कि बच्चा सो रहा है उसको जबरियन उठा के नहीं पियो पियो दूध पियो, ये नहीं, जब बच्चे की डिमांड है तभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। नो आर्टिफिशियल टीट्स टू बेबी, यानी कि जो भी बॉटल फीडिंग होती है, ठीक है, ये सब नहीं कराना है। जो आर्टिफिशियल बॉटल्स में निपल लगे होते हैं उन सब का यूज नहीं करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, एस्टेब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड इन्फॉर्म मदर अबाउट इट। अगर मान लो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में मदर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप होता है, उसके बारे में हमें मदर को बताना है ताकि वो हेल्प ले सके उनके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, वीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को कम करने के लिए, या जब ब्रेस्ट मिल्क उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, न्यूबॉर्न क्या है, बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए,
तो ब्रेस्ट मिल्क अकेले सफिशिएंट नहीं होता है, तब हम बच्चे को वीनिंग करवाते हैं। अब समझते हैं वीनिंग क्या है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। अब यहाँ पे क्या है, कुछ और फूड्स को बच्चे को दिए जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। ये शुरू कब किया जाता है, अराउंड 6 मंथ ऑफ एज। हेल्प इन बेबी टू अडेप्ट इन टू सॉलिड फूड। अब क्या, अभी तक तो बच्चा सिर्फ लिक्विड ले रहा था, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा था, अब ये धीरे धीरे अडेप्ट कराया जाता है। पहले शुरू में सेमी सॉलिड्स दिए जाते हैं, ठीक है। सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ च्यूइंग एंड सॉलोइंग स्किल्स। अब बच्चे को धीरे धीरे क्या है, इसके थ्रू बच्चा धीरे धीरे सीखेगा चबाना, सॉलो करना, वो धीरे धीरे सीखता है। स्लोली रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ब्रेस्ट मिल्क। अब धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क से डिपेंडेंसी को कम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट शुड गिवन लिक्विड आयरन सप्लीमेंट्स। क्या होता है, 4 महीने के बाद, ठीक है, 4 मंथ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बाद क्या होता है, बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है, तब सफिशिएंट नहीं रह जाता है, बच्चे को ज़रूरत होती है, इस वजह से बच्चे को लिक्विड आयरन सप्लीमेंट पिलाया जाता है। अवॉइड सॉलिड फूड्स दैट मे कॉज चोकिंग। अब हमें एकदम सॉलिड फूड्स नहीं दे देने हैं बच्चे को जिसकी वजह से चोकिंग हो जाए, जैसे कि नट्स यानी कि मूंगफली या बादाम या ऐसा कुछ भी नहीं देना। उसको आप पीस के आप दे सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं देना है। फूड विथ सीड। अब कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं देना है जिसमें बीज हो, ठीक है। पॉपकॉर्न्स, ग्रेप्स, ये सब नहीं देना है जिससे चोकिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन पहले होता क्या है ये हम समझते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं बच्चों के अंदर, ताकि वो जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनसे लड़ सकें थ्रू वैक्सीनेशन। तो मैंने क्या बोला, लिख देता हूं मैं आपके लिए। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस is the process of developing immunity against infectious diseases थ्रू वैक्सीनेशन। इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन के थ्रू बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप की जाती है ताकि उनको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। इसके अंदर मेनली आपको क्या याद रखना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखना है। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मैं दूसरे कलर से हेडिंग लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, तो इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, मेरी ट्रिक है ये। पहले तो आप ये याद रखो कि जब कोई ज़्यादा बात करता है ना, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं ज़्यादा 3-5 कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बकवास, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा 3-5 वाला मामला है, ठीक है। 2 बार लिख लो, 3-5 3-5, ठीक है। अब आप एज याद रखो, कब कब दिया जाता है वैक्सीन, ठीक है। अब एज के लिए आप क्या याद रखो, सबसे पहले तो बर्थ पे दिया जाता है, फिर 6 वीक पे दिया जाता है, 10 वीक पे दिया जाता है, और फिर 14 वीक्स पे दिया जाता है, ठीक है, वैक्सीन। इतना याद रखो। तो ये 3-5 अब मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो अब एट बर्थ की हम बात करते हैं, एट बर्थ, ठीक है। बर्थ पे कितनी वैक्सीन लगेंगी, 3,
ठीक है, 3-5 अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहली होगी BCG, दूसरी होगी OPV 0 डोज एंड तीसरी होगी हेपेटाइटिस बी। ठीक है, BCG क्या होती है, इंट्राडर्मल दी जाती है। ठीक है, कितना दिया जाता है, इसका डोज क्या रहता है, तो 0.05 ml दी जाती है। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर लग रही है बच्चे की बर्थ के। ठीक है, अगर 30 डेज के अंदर लग रही है, अगर मान लो 30 डेज के बाद में लगती है तब दिया जाता है 0.1 ml। ठीक है, इंट्राडर्मल दी जाती है वैक्सीन, याद रखना, इंट्राडर्मल पे ध्यान रखना, इसके निशान भी होंगे आपके हाथों पे वैसे। फिर है OPV। OPV आपको पता होगा, 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप्स ओरली, इसका डोज और रूट मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का क्या डोज रहता है, डोज रहता है इसका 0.5 ml और ये दी जाती इंट्रामस्कुलर IM। कहाँ पे दी जाएगी, तो एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ थाई पे। ठीक है, थाई पे दी जाती है। अब फिर दूसरा है हमारा एट 6 वीक। 6 वीक्स लिख लो या फिर आप इसे 1.5 मंथ लिख लो, बात वही है। ठीक है, तो 1.5 मंथ पे अब 3 हो गया, अब अगला है 5। ठीक है, तो 5 वाला है, याद रखो आप 5 पे कौन सा देंगे, अब यहाँ सबसे पहले OPV 1 देंगे, उधर 0 दिए थे तब यहाँ पे 1 देंगे। OPV 1, पेंटा 1, पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, रोटा वायरस वैक्सीन 1 देंगे और फिर ये भी है। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन FIPV फर्स्ट और PCV फर्स्ट, इतनी वैक्सीन देंगे यहाँ पे। ये रोटा OPV का मैंने बता दिया, 2 ड्रॉप देंगे, ओरली देंगे। पेंटावेलेंट वैक्सीन 0.5 ml दी जाती है। ठीक है, ये भी IM दी जाएगी और थाई पे ही दी जाएगी। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन क्या होती है, ओरल दी जाती है और 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं, 5 ड्रॉप्स ओरल। बाकी फिर FIPV क्या होती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, ये 0.1 ml इंट्राडर्मल। बस 2 ही वैक्सीन हैं जो इंट्राडर्मल दी जाती है, आप याद रखना, FIPV और BCG। ठीक है, PCV यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये 0.5 ml दी जाएगी, ये इंट्रामस्कुलर होगी, सॉरी। ठीक है, इंट्रामस्कुलर, और ये दूसरे थाई पे, अगर मान लो ये पेंटा राइट पे लगी तो ये लेफ्ट पे लग जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, कोई भी थाई पे लगा देंगे। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं 10 वीक्स पे। एट 10 वीक्स वो 1.5 मंथ था, अब ये 2.5 महीने पे लगेगा। ठीक है, 3-5 हो गया, फिर से 3-5। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से 3 लगेगी, कौन कौन सी लगेगी, तो OPV सेकेंड, रोटा वायरस वैक्सीन सेकेंड एंड पेंटा सेकेंड। डोज, रूट, साइड सब सेम रहेगा। ठीक है, अब उतना दिक्कत नहीं है आपको याद करने के लिए। फिर एट 16 वीक्स पे, सॉरी 16 नहीं, 14 वीक्स, यानी कि 3.5 वीक्स, एक मिनट, 2.5 मंथ यहाँ पे भी है और ये भी मंथ रहेगा। ठीक है, तो 3.5 महीने पे क्या होगा, फिर से 3, अब फिर से 5 हो जाएगा। ठीक है, 3-5 अब फिर से शुरू कर लो। अब यहाँ पे OPV थर्ड, जितनी ये 3 वैक्सीन है इसको रिपीट कर लो, बस इसका वो बढ़ा लो डोज। अब इसका तीसरी वैक्सीन लगेगी, पेंटा की तीसरी लगेगी। अब यहाँ पे क्या हो, जो पहली बार में लगी थी FIPV फर्स्ट ना, तो अब यहाँ पे FIPV सेकेंड और PCV सेकेंड लग जाएगी। ठीक है,
डोज वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, रूट वगैरह सब सेम रहेगा। अब फिर इतना हो गया। अब इसके बाद अब सीधा बच्चा आएगा आपके पास 9 मंथ पे, 9 मंथ टू 12 मंथ पे, ठीक है। तो 9 टू 12 मंथ पे लगभग आपका क्या क्या लगेगी, एमआर लगेगी बच्चे को, या पहले इसको एमएमआर बोलते थे, मीजल्स मम रूबेला, एमआर जेई, ठीक है। ये दोनों ही वैक्सीन 0.5 ml लगती हैं। रूट इसका सबकुटेनियस रहता है दोनों ही वैक्सीन का, ठीक है। और ये अपर आर्म में लगती है, ठीक है, ये भी याद रखना, अपर आर्म में। इसके साथ साथ लगेगी अब डीपीटी बूस्टर, जो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है ना, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, पेंटावेलेंट डीपीटी ही थी, मतलब डीपीटी की जगह पे अब पेंटावेलेंट आ गई, डीपीटी रिप्लेस्ड बाय पेंटावेलेंट, ठीक है। पहले क्या था, उस डीपीटी के अंदर बस वेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट। डीपीटी में क्या था, बस 3 डिजीज के लिए वैक्सीन थी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए। बट अब पेंटावेलेंट के अंदर क्या वो ऐड हो गया है, इसके अंदर हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए भी इसमें वैक्सीन अब जोड़ दी गई है उसके साथ। अब इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। बट बूस्टर क्या होता है, वो डीपीटी बूस्टर ही बोलते हैं उसको, डीपीटी बूस्टर 1। अब यहीं से शुरुआत हो जाता है 9 मंथ से विटामिन ए का। बट विटामिन ए हमारे क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ये अलग से इसका प्रोग्राम होता है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, उसके थ्रू ये दी जाती है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन सी वैक्सीन किस किस डिजीज के लिए होती है। ओपीवी पता होगा आपको, पोलियो के लिए होती है। रोटा वायरस वैक्सीन क्या होती है, डायरिया के लिए होती है, रोटा वायरस के लिए होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन मैंने अभी बताया, ये डिप्थीरिया यानी डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए होती है। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। एफआईपीवी क्या है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये हमारे पोलियो के लिए ही होती है। पीसीवी, पीसीवी क्या है, पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये न्यूमोकोकल वायरस के अगेंस्ट होती है, ठीक है। एमआर और जेई, एमआर जेई बता देता हूँ, ये मीजल्स मम रूबेला के लिए एमआर होती है, जेई यानी कि जापानीज एन्सेफलाइटिस के लिए है। इधर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हेपेटाइटिस बी होती है। बीसीजी आपको पता होगा, टीबी के लिए दी जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो इतना था पूरा हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चे का बर्थ वेट कब ट्रिपल हो जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट यूजुअली ट्रिपल्स बाय, मैंने बताया 1 ईयर पे। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ दैट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो कौन सा प्रिंसिपल है, सिफेलोकॉर्डल है, ठीक है। पिंसर ग्रास्पिंग कब स्टार्ट हो जाती है, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो स्टार्ट कब हो जाती है, बस ये पूछा है तो यहाँ पे 9 मंथ ऑप्शन होगा, और ये मैच्योर हो जाती है 12 मंथ तक। आप ये याद रखना, 12 मंथ पे मैच्योर होती है। यहाँ पे बस डेवलप की बात पूछा था। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम के लिए करानी होती है, 6 मंथ के लिए। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए पूछा है यहाँ पे, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल। और अगर यहाँ पे मिल्क इजेक्शन की बात करता तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ, ये क्वेश्चन आप मुझे बताना कमेंट्स में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुड बिगिन एट, वीनिंग कब से शुरू करते हैं, तो 6 मंथ तक से शुरू कर देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ तक कराते हैं 6 मंथ, अब 6 मंथ से हम फिर वीनिंग शुरू कर देते हैं। फर्स्ट वैक्सीन गिवन एट बर्थ इज बीसीजी। रोटा वायरस वैक्सीन किस लिए दी जाती है, डायरिया के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, मैंने अभी आपको बताया। इन्फेंट
young children feeding recommends exclusive breastfeeding for 4 month, exclusive breastfeeding for 6 month। ये वाला सही है। बॉटल फीडिंग तो कराने के लिए नहीं बोला जाता है। काउ मिल्क आफ्टर 3 मंथ्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ही 2 ऑप्शन था, तो यही करेक्ट होना चाहिए इन्हीं में से, तो ये 6 मंथ होगा। होमवर्क है आपका ये वाला 6 क्वेश्चन। कोलोस्ट्रम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ फैट, लैक्टोज, एंटीबॉडीज, आयरन। आपको ये कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर, तो उसके अंदर जो जो टॉडलर के अंदर एक्टिविटीज होती हैं सब कुछ, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जितना कुछ भी होता है, प्ले थेरेपी, वहाँ पे हेल्थ प्रमोशन टॉडलर के अंदर कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।